हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक में हमने कंप्लीट किया लास्ट टर्न पर अपनी यूनिट 3 और आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 का नेम है हमारा रिकैपिचुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारी आज की मेन यूनिट है। तो इस यूनिट में हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारा लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, हमारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। वैसे बॉन्ड लेंथ के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे क्या होता है एक बॉन्ड एनर्जी। इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे बॉन्ड्स किस तरह के होते हैं। देखो, बॉन्ड हमारे बेसिकली हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं हमारे इसमें। कैसा होता है, एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, एक होता है अपना कोवलेंट बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा। अब देखो, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं। आयनिक बॉन्ड तो इसमें जब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफर होता है तब बनता है आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब इसमें देखिए, हमारा जो इसमें कैसा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं 2 टाइप्स के बॉन्ड्स। अब देखिए इसमें आगे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कौन सा बॉन्ड हमारा किस तरह से बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अब बात करते हैं हमारे इस यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में। अब ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या है बेटा। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग हम देखेंगे। इस तरह से हमने क्या ले लिया, एक बेंजीन की स्ट्रक्चर, सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर बॉन्डिंग है। क्या है यहाँ पर, बॉन्ड से बेंजीन की स्ट्रक्चर हमारी इसी तरीके से होती है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा पाई बॉन्ड। क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जब अपनी पोजीशन से यहाँ पर क्या आ जाता है, पोजीशन चेंज कर लेता है। जब हम क्या करते हैं, आपने रेजोनेंस पढ़ा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारी बॉन्डिंग कैसे आ जाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमारे बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि इस पोजीशन पर आ जाते हैं। ये वाला बॉन्ड इस पोजीशन पर, ये वाला इस पोजीशन पर, ये वाला बॉन्ड इस पोजीशन पर और ये बॉन्ड इस पोजीशन पर आता है। यानी कि हमारे बॉन्ड्स का क्या हो रहे हैं, हमारे बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। बॉन्ड जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तब वो कहलाते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। क्या कहलाते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। और अगर बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते तो वो क्या कहलाते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या कहलाते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर लोकलाइज्ड बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में बात की जाए तो लोकलाइज्ड बॉन्ड जो बेटा हमारे लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं ना, वो हमारे मेनली सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड। क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं हमारे लोकलाइज्ड बॉन्ड में आते हैं, और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हमारे डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग में आते हैं। और अब आते हैं, बात करते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। पहले डाल लेते हैं अपना मेन पॉइंट, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, अब देखो इस यूनिट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि हम क्या लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे। तो जितने भी बेटा हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो हमारे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और अगर हमारा बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड में क्या होते हैं, देखो बॉन्ड इस तरीके से होते हैं और बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, इसमें ट्रांसफर होते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, किसमें इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर
अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर फिक्स होता है उसकी पोजीशन पर, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर फिक्स होता है उसकी पोजीशन पर, तब हमारी बनती है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है उसकी पोजीशन पर, तब हमारी बनती है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। क्या बनती है? डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे। लिखेंगे हम पहले बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे कि हमारी बॉन्डिंग कैसी कैसी होती है। अभी आपको बताया आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, यही हम पहले इसमें लिखेंगे। अब इसमें देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें हमारा मेन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम इसमें क्या लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे। अब इसमें बताएंगे केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड मेनली इन टू वेज। केमिकल bond is formed in mainly in two ways, mainly in two ways, in टू वेज। कौन कौन सा है वो, एक हमारा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें आएगा दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the transfer या the bond is formed। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। by the transfer of इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारा क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड, known as आयनिक बॉन्ड। इतना समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स का जब क्या होता है, ट्रांसफर होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज आयनिक। और ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, द बॉन्ड formed by the sharing of electrons, by the sharing, साझा करने से, sharing of electron, known as covalent bond। क्या कहलाता है वो हमारा, covalent bond कहलाता है, known as covalent bond। इतना समझ आ गया। चलिए अब इसमें आगे लिखते हैं कि हमारे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे अब इसमें। तो इसमें देखिए कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी बेटा हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं, वो हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं इसमें कि कोवलेंट बॉन्ड की जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया गया है, वो अगर हमारा अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होता है तो वो क्या कहलाती है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। क्या कहलाती है वो, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। मैं लिख देती हूं इसमें, देखिए ये है इसकी डेफिनेशन, ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग और ये डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। यही बताया था अभी आपको कि ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। इफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया गया है यानी कि बाहर से दिया गया है, इज फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन, जिस पोजीशन पर हमने वो इलेक्ट्रॉन्स भेजा है अगर वो उस पोजीशन पर फिक्स है, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज लोकलाइज्ड बॉन्ड। और तब जाकर जो वो बॉन्ड बनाता है वो हमारा क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड बॉन्ड। और वो बॉन्डिंग क्या कहलाती है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। इसी तरीके से हमारी क्या होती है, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। एग्जांपल में अभी क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड जो होता है अपनी पोजीशन पर फिक्स होता है तो वो कैसा माना जाता है, लोकलाइज्ड बॉन्ड। इफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन, जिस पोजीशन पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया है,
अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं है, पोजीशन पर फिक्स नहीं है, चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, तब जो वहां से बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या कहलाता है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। और वो बॉन्डिंग क्या कहलाती है, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। और एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, पाई बॉन्ड। जब हमने सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल दिया था तो हमने क्या बोला था कि वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है, बट पाई बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता रहता है। जैसे हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, बेंजीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इस तरीके से हमारी बेंजीन होती है और इसमें क्या होती है, पाई बॉन्डिंग होती है। तो ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि ये पाई बॉन्ड किस तरह से डीलोकलाइज्ड होते हैं, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए आप, और अब हम इसमें आगे देखेंगे हमारी बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ किस तरह से होती है। वैसे तो आप सभी को पता है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं इसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में भी, बट बॉन्ड लेंथ क्या होती है, किस तरह से, वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये देखेंगे। नोट कीजिए इसको। देखिए अब इसमें बॉन्ड लेंथ में आपको पता है कि जो हमारे दो कोवलेंटली बाउंडेड एटम्स होते हैं उनके बीच की जो न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है बॉन्ड लेंथ। अब हमने क्या मान लिया, ये हमने दो एटम मान लिए, ये एटम ए है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है बी वाले का। अब ये दोनों एटम कैसे हैं, कोवलेंटली बाउंडेड है, कोवलेंटली बाउंडेड है। अब इसके जो न्यूक्लियस होंगे, दो एटम्स के न्यूक्लियस जो होंगे, न्यूक्लियस के बीच की दूरी, न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ। अब इसमें एक देखो, हमारे बॉन्ड्स क्या है, एटम्स क्या है, कोवलेंटली बाउंडेड है, सहसंयोजी बंध के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम क्या देखेंगे, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड कौन बना रहा है, ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो जिस लंबाई का इनका बॉन्ड बनेगा, जिस लेंथ का, जिस आकार का, जिस साइज का इनका बॉन्ड बनेगा, वो हमारी कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ कहां से कहां तक मेजर करेंगे, हम न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक मेजर करेंगे। समझ आ गया। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनेगी, यहां से डेफिनेशन बनेगी बॉन्ड लेंथ। क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवलेंटली बाउंडेड एटम्स। क्लियर है। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। द बॉन्ड लेंथ कैन बी defined, the bond length can be defined as the distance की ही तो बात की है, as the distance between two covalently bounded atom, between the nucleus of two covalently bounded atom, between the न्यूक्लियस होता है बेटा नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ टू कोवलेंटली बाउंडेड एटम, टू कोवलेंटली बाउंडेड एटम्स, दो सहसंयोजी बंधों से जुड़े अणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। चलिए अब इसे एक डायग्राम से भी समझ लीजिए, आपको रफली याद रहेगा। ये हमने क्या मान लिया, कोई एटम ए मान लिया, कोई एटम बी मान लिया। ये दोनों एटम कैसे हैं, यहाँ पे कोवलेंटली बाउंडेड हैं, और इनके जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है ये हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्लियर है। चलिए अब इसमें आगे क्या करेंगे, फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स देखिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसमें फर्स्ट फैक्टर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इस तरीके से अगर हम बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी यानी कि बॉन्ड्स की संख्या बढ़ा देंगे तब बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी।
अब इसमें जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस होंगे, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे तब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा एटम्स के बीच का। देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब हमने क्या मान लिया यहाँ पे, कैसे मान लिया, डबल बॉन्ड मान लिया। तो डबल बॉन्ड मान लिया तो ये कैसे हो गए, दोनों स्ट्रांगली अटैच्ड हो गए। जब ये दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच्ड हो गए तो यानी कि ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के और क्लोज हो जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, द बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ आ गया, रीजन पता चल गया। पहले आपको ये सब चीजें समझाई हुई हैं, जब हम कोवेलेंट रेडियस पढ़ रहे थे ना, तब आपको ये चीजें समझा दी गई थी। द नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। चलिए सेकंड फैक्टर की बात करें। सेकंड फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि हमारे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है तो बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इसमें आप खुद ही बताइए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगेगा दूसरे एटम के साथ, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया, कोई भी एक एटम मान लिया, क्या मान लिया, हाइड्रोजन मान लिया। अब इसके साथ दूसरा एटम क्या ले लिया हमने, फ्लोरीन ले लिया, फिर एक हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन, और फिर क्या ले लिया यहाँ पे, आयोडीन। अब इसमें आप खुद ही देखकर बताइए कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा, इसमें कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा, आयोडीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें से। अरे जब सीरीज में चलते हैं तो इस तरीके से आते हैं, FCl Br I, इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। तो आयोडीन क्या है हमारा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम का काम क्या होता है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम वो होता है कि वो न्यूक्लियस से दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस की तरफ और तेजी से अट्रैक्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। अब मैं आपको एक ऑर्डर लिखा देती हूँ, हेलोजेंस वाला बेस्ट एग्जांपल है इसका हेलोजेंस के लिए, HF HCl HBr और HI। अब इसमें बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, और बॉन्ड लेंथ किसकी, बॉन्ड लेंथ बताइए, बॉन्ड लेंथ किसकी होगी कम, बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। तो बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ हमारी ज्यादा होगी, फिर हमारा ये आएगा, फिर हमारा ये आएगा। तो ये क्या आ गई यहाँ से, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई इसकी कंपैरिजन में, किसकी कंपैरिजन में, इस वाले की कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, F वाले की, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा कम होगी। तो ये क्या है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, किसका, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें हाइब्रिड स्टेट। देखिए अब इसमें हाइब्रिड स्टेट, जैसे जैसे एस कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ेगा, एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं, फर्स्ट यूनिट में किया था हमने कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो अब देखिए जैसे जैसे हाइब्रिड स्टेट में परसेंटेज एस कैरेक्टर का परसेंटेज इंक्रीज होगा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन विल इंक्रीज। तब क्या होगा, देखिए हम क्या देखते थे, हमने क्या लिया था, उसमें एक एग्जांपल लिया था sp3d, ये हमने क्या लिया था, हाइब्रिड स्टेट sp3d। तो हमने इसको किस में ब्रेक किया था, sp2 और pd में ब्रेक किया था, इस तरीके से ब्रेक किया था। तो इसमें क्या हुआ बेटा, देखो इसमें हमारे छोटे छोटे दो ऑर्बिटल बन गए, क्या बन गए, छोटे छोटे दो ऑर्बिटल, और जितने ज्यादा ऑर्बिटल छोटे उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन विल इंक्रीज। तब जब हमारे क्या देखेंगे, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, छोटे छोटे ऑर्बिटल्स बनने लगेंगे, और अब तब उसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ किसके इनवर्सली डिपेंड करेगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर के इनवर्सली डिपेंड करेगी। क्लियर है। देखिए बॉन्ड
बॉन्ड लेंथ इनवर्सली डिपेंड करेगी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। चलिए यहां से कंप्लीट होता है हमारा बॉन्ड लेंथ। अब इसमें देखते हैं आगे हमारी क्या बॉन्ड एंगल देखते हैं, बॉन्ड एंगल और फिर बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब इसमें जैसे आपको इसमें नाम से पता चल रहा है बॉन्ड एंगल। अब हमें क्या बताना है, बंध के बीच में बनने वाला कोण, एंगल, एंगल क्या बताना है, कोण बनाना है। जैसे कैसे बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ये 120 का हो जाएगा। इस तरीके से क्या बताने हैं हमें, बॉन्ड्स बताने हैं। अब इसमें आप एक खुद चीज देखिए, क्या देखना है आपको, बॉन्ड्स के बीच का एंगल। तो हमें क्या बताना है, दो बॉन्ड होंगे, किन बॉन्ड के बीच में, इसमें मिनिमम एटलीस्ट कम से कम इसमें 2 बॉन्ड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 बॉन्ड्स होने चाहिए। अब इसमें एक चीज बताइए, ये हमने क्या लिया, ए ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। अब इसके बीच क्या बन गया, ये एक बॉन्ड आ गया। अब यह क्या इन बॉन्ड का एंगल बता सकते हो आप, बॉन्ड्स के बीच में एंगल, इसमें तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्या इसके बीच में एंगल आप बता पाओगे, नहीं। तो इसमें क्या लेने हैं, एक हमने एक और एटम ले लिया। अब क्या बताओगे आप, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब इसमें 3 एटम्स होने चाहिए, कम से कम 3 एटम और 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंगल। तो यहां से देखिए क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉन्ड एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 3 एटम्स अक्रॉस एटलीस्ट 2 बॉन्ड्स। अब इसमें हिंदी में बता देते हैं आपको थोड़ा सा, देखिए बॉन्ड एंगल वो एंगल है, बंध कोण वह कोण है जो बनता है बिटवीन 3 एटम, 3 अणुओं के बीच में, अक्रॉस एटलीस्ट 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स के द्वारा, 2 बंधों के द्वारा, 2 बंधों के बीच बनने वाला कोण ही हमारा क्या कहलाता है, बंध कोण, बॉन्ड एंगल। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे हमारी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड, क्या होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड होती है। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर, इस तरह से होती है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि कोई भी एटम ए मान लिया, इधर हमने बी मान लिया, इधर सी मान लिया। तो इसके बीच का एंगल कितना बनता है बेटा, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है इनके बीच का एंगल। अब जैसे देखिए, अब इसमें ले लीजिए ट्रायंगुलर प्लेनर ले लीजिए। ट्रायंगुलर प्लेनर किस तरह से बनती है, ज्योमेट्री इस तरह से बनती है। हाइब्रिड स्टेट क्या आती है इसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या आती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड आती है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। कितना होता है इसके बीच का बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री का। अब जैसे ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ले लीजिए, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल किस तरीके से बनती है, उसकी ज्योमेट्री इस तरह से बनती है। अब इसमें देखिए ये वाला बॉन्ड इस तरीके से है, ये वाला इस तरीके से और ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने बना लिया ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। अब इसमें देखिए ये वाला जो हमारा क्या बनता है, ये वाला जो कोण होता है ये होता है 120 डिग्री का। कितने का होता है, ये वाला तो होता है हमारा 120 डिग्री का, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। इस तरीके से एटलीस्ट 3 एटम होने चाहिए और 2 बॉन्ड्स होने चाहिए, उनके बीच जो एंगल बनता है वही हमारा क्या डिफाइन किया जाता है, बॉन्ड एंगल। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। देखिए अब इसमें आगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी यानी कि बंध ऊर्जा क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो एवरेज एनर्जी, वो ऊर्जा होती है जो हमें एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी होती है। तो यहां से क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। एक बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमारी कहलाती है बंध ऊर्जा, और उसकी यूनिट क्या है बेटा, इसकी किलो जूल पर मोल। क्या होती है, किलो जूल पर मोल है इसकी यूनिट। अब इसमें आगे देखेंगे फैक्टर्स, जैसे हमने किसके लिए देखे थे, बॉन्ड एंगल के लिए देखे, बॉन्ड लेंथ के लिए देखे थे फैक्टर्स। इसी तरीके से इसके लिए देखेंगे, जैसे फर्स्ट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब आप खुद बताइए कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे तब हमारी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी।
अब इसमें देखिए जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे हमारी बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे जैसे जैसे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे जैसे जैसे, ऐसे ही हमारी बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब इसमें आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो वाली स्टोरी सुनी होगी आपने कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, पर जब हम 5 लकड़ियां यानी कि बहुत सारी लकड़ियां एक साथ जोड़ देते हैं तो उनको तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, फिर 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर हमें ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहां से ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सेकंड देखिए, सेकंड आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी। देखो जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। ऐसा क्यों, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ रहा है, हमने क्या लिया, कोई भी एटम ए लिया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। देखिए हमने क्या लिया, एटम ए, और यहां पर क्या ले लिया हमने, एटम बी। अब इसमें क्या है, देखो एक हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक एटम क्या है हमारा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तब हमारा अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये क्या है हमारा, एटम ए है, ये एटम क्या है, एटम बी है। एटम ए और एटम बी क्या रखे हैं, पास पास रखे हैं। बी क्या है हमारा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि ये ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। दूर दूर की कंपैरिजन में, किसकी कंपैरिजन में, दूर दूर की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर देगा एटम्स के बीच का, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा हमारे एटम क्या हो जाएंगे, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होगी। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जहां पे आप क्या बना सकते हो, ऑर्डर बना सकते हो, जैसे हमने पिछली बार हेलोजन का बनाया था इसी तरीके से आप यहां पर क्या बना सकते हैं, हेलोजन का HF, HCl, HBr, इस तरीके से क्या ले सकते हैं, और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले सकते हैं। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा। जैसे हमारे HF की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, HF बॉन्ड को तोड़ने के लिए 119 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। H और Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए 102 किलो जूल पर मोल की, HBr को तोड़ने के लिए 93 किलो जूल पर मोल की, और HI हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 70.4 किलो जूल पर मोल की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और क्या, बॉन्ड एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एंड लोकलाइज बॉन्ड। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स आपको क्लियर कर लेने हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। यहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए कल इसमें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 4 का। कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।